हाँ जी, मतलब जो है विपक्ष आपके मेंबर ज्यादा रहते हैं, बीजेपी वालों की जो लिस्ट है उसमें थोड़े से कम रहते हैं, इसलिए मैं आपको दोबारा ठीक है। धन्यवाद स्पीकर सर, आपने ये मौका दिया कि राज्यपाल के अभिभाषण के बोलने का। सर, ये जैसे अभी सम्मानित साथी ने बताया कि ये एक गंभीर दस्तावेज है राज्य के, और मैं समझता हूं विधि कार्य को जो बजट और राज्यपाल का अभिभाषण दो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, और उनको बार बार बिंदु पे भी ना बदला जाए और उसका बदला जाए, मैं समझता हूं कि ये अपने आप में सरकार बेशक इसको तैयार करके देती है, लेकिन सरकार को भी इसको देखना चाहिए कि इतनी अनदेखी तो ना करें या इतनी लापरवाही तो ना हो कि अभिभाषण को पढ़ने के लिए बार बार जो है उसमें इस तरीके के। और जहां तक अभिभाषण की बात हुई, ये पिछली सरकारों का उपलब्धि, पिछले वर्ष की उपलब्धि और गतिविधियों का, लेकिन इसके साथ साथ ये विजन और एक दृष्टिकोण सरकार का जो है वो देने का काम करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी कोई विजन या दृष्टिकोण जो है नहीं आया, और ये अभिभाषण एक विश्वास है जनता के प्रति, एक प्रतिबद्धता है सरकार की जनता के प्रति, और उसको इतनी गंभीरता से उसमें बातें बार बार लिखी जाना और उस चीज को पूरा करना होना अपने आप में इस चीज की दर्शाता है कि आज अभिभाषण के प्रति कितनी गंभीरता है। सर, मैं कहूंगा कि इसमें जो बिंदुवार लिखे गए हैं मैं भी उसमें करता हूं। इसमें सबसे पहले जो है फसल खराबा की, इसमें 26 नंबर उसमें लिखा गया है। सर, मेरे को बड़ा दुख होता है इस बात को कहते हुए कि प्राकृतिक कारणों से किसान की फसल खराब होती है, लेकिन सरकार की घोषणा होने के बाद और उसके बाद भी रबी 2022 की मेरे अपने जिले का 37 गांव का तो अभी तक उनका जो है सरकार ने 1.5 साल हो गया मुआवजा भेजे हुए, लेकिन उसमें अभी तक बंटने का काम नहीं हुआ। तो ये सर घोषणा करने से और उसका क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ, ये भी सरकार की अपनी जिम्मेवारी है। इसी तरह जब हम बात करते हैं किसान के जो है ये मेवात फीडर कैनाल की बात करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार चुनाव और महामहिम के अभिभाषण में भी इसका पहले भी जिक्र आया पिछले सालों में, मेवात फीडर कैनाल का भी। उसमें मैं कह सकता हूं कि 2 बार इसका शिलान्यास रख दिया, लेकिन आज तक धरातल पे इसमें कोई ऐसा प्रगति या कार्य नहीं हुआ जिसको हम कह सके कि मेवात के किसानों की या उनका पीने के पानी की जो है उसको स्थिति को सुधारने के लिए काम किया। तो इस तरीके से बार बार इन चीजों को कहना और उसका रिपीट करना उस चीज को दोहराता है कि किस तरीके से जो महामहिम का अभिभाषण है उसके प्रति सरकार की कितनी गंभीरता है। सर, यहां आज बात आई, बहुत से मुद्दे उठे, बेरोजगारी की बात आई, कैसे कौशल रोजगार निगम, एक जैसे अग्निवीर केंद्र सरकार ने है तो कौशल रोजगार निगम यहां भी एक ऐसा बन गया है कि युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, उनके अधिकारों पे कुठाराघात है। और मैं समझता हूं पेपर लीक होने से और उनसे होने से ये अपने आप में आज हरियाणा का युवा हताश है, और इसी का नतीजा है कि आज मैं समझता हूं कि हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पे जो है नशे के उसके चुंगल में फंस चुका है। सर, मैं आपके माध्यम से यह भी बताऊंगा कि शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में कहा गया, हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी तो है ही है, लेकिन 2 बार सदन में उठाने के बावजूद भी चिलावली में एक स्कूल निर्मित होकर तैयार है, पिछले 3 सालों से उसमें शिक्षक नहीं करा गया। अगर हमारे यहाँ भी स्कूल तैयार होने के बाद भी उससे शिक्षक नहीं होता, और मैं स्वयं जो है शिक्षा मंत्री से 2 बार मिल भी चुका हूं इस बारे में, उसके बाद भी नहीं होता पिछली विधानसभा में। सर, यहां बात आई आज कि हमारे शहीद हसन का मेवाती के याद में जो है उनकी यादगार में 500 साल पुरानी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आरएच करी गई है।
शायद मुख्यमंत्री हमारे वहां जाएंगे। सर 2011 में हमने शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज के नाम पे 550 करोड़ शुरू में लागत थी और मैं समझता हूं अब तक हजारों करोड़ उस पर। सर अगर हमें सच्ची श्रद्धांजलि उनको देनी है तो उस मेडिकल कॉलेज की इतनी दुर्दशा क्यों हुई? आज ना वहां इलाज होता, ना ऑपरेशन होते। आज एक रेफरल, छोटी छोटी पट्टियां, छोटे छोटे एनेस्थीसिया के लिए भी आज मैं समझता हूं मेडिकल कॉलेज खुद बीमार हो गया। और जिसने कोरोना में अपनी सेवा दी, कोरोना में यह अलग बात है वेंटिलेटर को हटा दिया गया वहां से, आज हसन खां मेवाती को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो मैं समझता हूं कि उसको हमें उस पर काम करना चाहिए और उस पर किसी चीज का नहीं होना चाहिए। सर अभी मैं एक बहुत ही इसमें आखिरी उसमें पन्ने में जो है 102 में मेरी सरकार क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग भेद से संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर प्रदेश के हर वर्ग और हर व्यक्ति का समान अवसर सुनिश्चित करने के प्रतिबद्ध। सर आज हमने संकल्प लिया और उसमें जो है राम राज्य की परिकल्पना ये करी। सर 31 जुलाई को नूह में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और उसके असर जो है अन्य गुड़गांवा और पलवल जिलों तक में हुआ। 6 महीने बाद सर क्या ऐसा कारण है, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, कि नूह में 3 जो मुकदमे हैं, नूह पुलिस स्टेशन के एक मुकदमा है नगीने में, उनमें जो है यूएपीए जैसी संगीन धाराएं लगा दी गई, जबकि उसमें चालान पेश हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन सरकार करी, हम उसमें कहा कि निर्दोष आदमी है, सरकार की गलत नीति से है और सरकार का जो है आपका केंद्र का अल्पसंख्यक आयोग उसमें सारी तरीके से अपनी रिपोर्ट में कह चुका कि किस तरह का अनऑर्गेनाइज्ड ये क्राइम हुआ किसी। सर उसके बाद भी इस चीज का है, हमने पिछले विधानसभाओं में भी उठाया और उसमें फिर से किसी चीज का। और एक मुकदमे में तो सर नगीने में जो हमारे ऊपर हुआ, हमारे साथी विधायक के ऊपर भी यूएपीए लगाया गया है, जबकि चालान भी उसमें पेश कर। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि नूह में तो लगाया जाए और उसी तरीके के संगीन जुर्म और जगह होते हैं, ना पलवल में ना गुड़गांवा में। गुड़गांवा में मस्जिद में इमाम को मार दिया गया, वहां कोई यूपीए नहीं लगता। सर इस तरीके का न्याय जो है किस तरीके से मान कर किसी चीज के लिए सर उस बत्रा जी अपनी सर वहां नहीं बोल सकते आप सर। नहीं मेरी बात सुनिए, आप उस सीट पर खड़े होकर के बोल नहीं सकते सर। आप अपनी सीट पर। सर मैं इस बात को कहता हूं सर, किस तरीके का सर मैं आपके माध्यम से मैं करता हूं, हमारे विधायक निर्दोष है, उसके लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और इन केसेस के, नूह के केसेस के लिए न्यायिक जांच हो, जिससे कि इसमें करा गया, क्योंकि सरकार की मंशा पे और उस पे हम समझते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई यूएपीए और मतलब आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाना। सर आखिरी में मैं एक शेर कह के अपनी बात को खत्म करूंगा, इसमें बात तो गंभीर है। ना बेला पे ना चंपा पे सर जी, हाँ जी, एक शेर कह के मैं अपनी बात, ना बेला पे ना चंपा पे, ना नरगिस पे ना सूसन पर, चमन में बर्फ गिरती है तो मेरे ही नशेमन पे। बहुत बहुत शुक्रिया।